एपिसोड 17 शनाया। अब तक आपने सुना कि अनाहिता मायरा का हाथ डिसलोकेट कर देती है, लेकिन अनीता के पुलिस बुलाने पर वह जल्दी से मायरा का हाथ ठीक भी कर देती है, जिससे पुलिस के सामने अनीता झूठी साबित हो जाती है। अब आगे वही मायरा ने अनीता की तरफ देखा तो अनीता का चेहरा फीका पड़ चुका था। वह समझ गई थी कि वह दोनों एक बार फिर से अनाहिता के जाल में फंस चुके हैं। यह लड़की इतनी भी भोली नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। पुलिस वाले बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अनीता और मायरा को बहुत सुनाए। अनीता और मायरा के पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जहां यह सब हुआ था वहां आसपास सर्विलेंस कैमरा भी मौजूद नहीं था जिसने इस सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया हो। इस वाले इंसिडेंट को लेकर यह चौथी बार था जब वह लोग अनाहिता के जाल में फंस चुके थे। अब उन्हें अनाहिता से संभल के रहने की जरूरत थी। पुलिस वालों के जाते ही मायरा अनाहिता पर चिल्लाने लगी, अपनी यह एक्टिंग बंद करो कमीनी, तुमसे डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अनाहिता ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो कि मैं उनके सामने ऐसा क्राइम कन्फेस करूं जो मैंने किया ही नहीं। बहुत बेशर्म लड़की हो, मायरा ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा तो अनाहित ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ से देखा और जवाब दिया, देखो कौवा कोयल को बेसुरा कह रहा है। अब मायरा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर अनीता उसे वक्त पर नहीं रुकती तो पक्का मायरा अनाहिता के चेहरे पर एक पंच मार देती। जल्द ही गाड़ी वह आ गई। गाड़ी आते ही अनीता ने जल्दी से मायरा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और खुद भी गाड़ी में बैठकर अनाहिता को वही एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ गई। अनाहिता को भी उनके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले से ही सोच लिया था कि आधे रास्ते में ही वह कोई बहाना बनाकर अपने जरूरी काम के लिए उतर जाएगी, लेकिन जब उसने देखा कि वह दोनों उसे खुद ही यहाँ अकेला छोड़कर चली गई तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। एयरपोर्ट से कैब बुक करके घर जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन जैसे अनाहिता कुछ करती उससे पहले ही उसके सामने एक ब्लैक कलर की BMW कार आकर रुकी। गाड़ी के अचानक सामने आने से अनाहिता 2 कदम पीछे हट गई। गाड़ी की पीछे की सीट का कांच नीचे हुआ और वहां पर रुद्राक्ष बैठा हुआ था। इससे पहले अनाहिता रुद्राक्ष को ग्रीट करती या फिर कुछ सोच पाती, रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम फिर से अपनी याददाश्त खो बैठी हो। अनाहिता ने हैरानी से कहा, क्या, चलो बैठो अंदर। रुद्राक्ष ने उसे एक बार भी मना करने का मौका भी नहीं दिया। अनाहिता ने हिचकिचाते हुए मना करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले लूंगा। रुद्राक्ष ने टेढ़ी नजरों से उसे देखते हुए कहा। जिस तरह से वह अनाहिता को देख रहा था उसका मतलब वह उसे नीची नजरों से दे रखा रहा है। अनाहिता को नहीं पता था कि उसके ऐसे सवाल का क्या जवाब देना है, लेकिन उसे पता था कि रुद्राक्ष से बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने टाइम वेस्ट न करने का डिसाइड किया और साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठकर दरवाजा बंद करते हुए उसने कहा, प्लीज आसपास के किसी बैंक के सामने मुझे ड्रॉप कर दीजिए, थैंक यू। रुद्राक्ष शांति से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वह ऐसे दिखा रहा था जैसे अनाहिता उसके लिए इनविजिबल है, और वही रुद्राक्ष का असिस्टेंट जो सामने की पैसेंजर सीट पर बैठा था, उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके बॉस न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि रुद्राक्ष कैसे अनाहिता को इग्नोर कर रहा है, तब उसे समझ में आया कि रुद्राक्ष क्या सोच रहा है। रुद्राक्ष यह सब जानबूझकर कर रहा है क्योंकि उसे अनाहिता की चिंता है। असिस्टेंट को यकीन हो गया कि अनाहिता रुद्राक्ष के लिए खास है, इसलिए उसने रुद्राक्ष के बदले अनीता को जवाब दिया, ठीक है, फिर हम आपको नजदीकी बैंक के पास उतार देंगे, वहाँ से आपको टैक्सी भी आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अनाहिता ने कहा। यू आर वेलकम। असिस्टेंट इतनी सुंदर लड़की के सामने खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, लेकिन तभी उसे किसी की जलती हुई निगाहों का अपने ऊपर एहसास हुआ। उसने देखा तो रुद्राक्ष उसे घूर कर देख रहा था। उसकी शार्प और कोल्ड आंखें देखकर असिस्टेंट की रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से अनाहिता की तरफ से अपना सर घुमा लिया। आधे घंटे के अंदर ही उनकी गाड़ी एक बैंक के सामने रुकी। अनाहिता गाड़ी से उतरकर जैसे ही उन्हें थैंक यू कहने वाली थी, रुद्राक्ष ने ड्राइवर ऑर्डर दिया, चलो यहाँ से। रुद्राक्ष का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर दी और अनाहिता वही खड़ी गाड़ी को जाती हुई देखती रही। इस आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, कितना वियर्ड इंसान है। यह सोचकर अनाहिता ने अपने बैग से हिमेश मल्होत्रा का दिया हुआ एक कार्ड निकाला और बैंक के अंदर चली गई। कार्ड की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसे आसानी से वह पता चल गया जो उसे जानना था, लेकिन बैंक के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से वह काफी हैरान थी। वह कुछ ही मिनटों में फिर से बैंक के बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हिमेश मल्होत्रा के मेन अकाउंट में सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए ही है। उसके दिमाग में 2 ही सवाल चल रहे थे कि क्या मल्होत्रा ग्रुप के पास इतने ही पैसे हैं, या फिर हिमेश मल्होत्रा का कोई और भी अकाउंट है जिसमें उसने पैसे रखे होंगे। कुछ सोचकर अनाहिता ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया।
कॉल पिक होते ही उसने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे मल्होत्रा ग्रुप के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी पैसे हैं उनके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशंस करके बताओ, और न सिर्फ इस देश की बल्कि बाहर के देशों में भी जो है सब कुछ। ऑल राइट, दूसरी तरफ से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अनाहिता ने कॉल कट कर दिया और मल्होत्रा मेंशन के लिए टैक्सी लेकर निकल गई। जब वह मल्होत्रा मेंशन पहुंची तो उसकी डिटेक्टिव ने उसे एक पूरी डिटेल ईमेल सेंड की थी। जैसे ही अनाहिता ने वह ईमेल ओपन किया, हैरानी के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हिमेश मल्होत्रा के सारी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ थी, जबकि राठौर परिवार की सारी प्रॉपर्टी कीमत अरबों में थी। और हिमेश मल्होत्रा के बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद सारे के सारे पैसे आखिर गए कहाँ? उसने अपने आप से ही कहा। उसने परिवार के पैसों के साथ किया क्या उसने सारे पैसे अनीता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए? उसने अपने डिटेक्टिव को मैसेज करके कहा, अनीता मल्होत्रा के नाम से जितने भी प्रॉपर्टी और पैसे हैं उनके बारे में पता लगाओ। इतना कहकर उसने अपना फोन रखा और मेंशन गार्ड से मेन डोर ओपन करने के लिए कहा। तब मायरा के कहे अनुसार एक हाउसकीपर ने यह खबर मायरा तक जल्दी से पहुंचा दी थी। वो आ गई। मायरा ने चमकती हुई आंखों से सामने बैठी उसी की उम्र की लड़की को देखा। उसके सामने बैठी लड़की सनाया अरोड़ा थी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी फिल्म की मॉडल की तरह। शनाया मायरा की कजन थी और मुंबई शहर की टॉप मॉडल्स में से एक। अरोड़ा परिवार शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। शनाया के पापा का ओबरॉय परिवार के साथ अच्छा रिलेशन था, तो कैसे भी करके उन्होंने शनाया की शादी ओबेरॉय परिवार में तय कर दी थी। ओबरॉय परिवार भी शहर के सबसे बड़े परिवारों में से एक था, और जब शनाया को पता चला कि उसकी शादी उम्र और परिवार में होने वाली है तो उसके घमंड की कोई सीमा ही नहीं थी। जब मायरा घर पहुंची थी उसने तुरंत शनाया को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। जब शनाया ने सुना कि अनाहिता घर आ गई है तो उसने धीरे से खड़े होते हुए कहा, चलो चल के उस लड़की को एक अच्छा सबक सिखाते हैं। मायरा ने पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? शनाया ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आज अपने डॉग को भी अपने साथ लाई हूँ। मेरा प्यारा टॉमी उस दुष्ट लड़की के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। टॉमी शनाया का कुत्ता था जो देखने में लगभग एक शेर के साइज का था, और वही जब मायरा ने टॉमी का नाम सुना तो वह हैरान हो गई। शनाया ने अपनी बॉडीगार्ड का ऑर्डर देते हुए कहा, टॉमी को यहाँ लेकर आओ। वह हटा कटा बॉडीगार्ड उस बड़े से कुत्ते को लगभग घसीटते हुए बहुत मुश्किल से वहाँ लेकर आया था। तभी मायरा ने डरते हुए शनाया से पूछा, क्या तुम इसके लिए श्योर हो? क्योंकि अनाहिता को अगर कुछ हुआ तो डैड मुझे मार डालेंगे। शनाया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कब से डरपोक बिल्ली बन गई? तुम्हारे डैड से कह देना कि यह सब मैंने किया है, और उसके अलावा मैं सिर्फ उसे एक अच्छा सबक दिखाऊंगी, उसे जान से नहीं मारूंगी। ओके। मायरा ने यह सुना तो एक राहत की सांस ली, और वह भी अनाहिता को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। जब वह लोग नीचे पहुंचे अपनी भी हाउसकीपर वहां पर थे। वह टॉमी को देखकर डर गए। टॉमी ने वहीं खड़ी एक हाउसकीपर के ऊपर छलांग लगाकर उसके पैर को जोर से बाइट कर लिया। वह कुछ ही सेकंड के अंदर गिर गई और उसके पैरों से लगातार खून बहने लगा। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसने अपने पास रखा वास टॉमी को मारने के लिए उठाया। शनाया ने उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप इट, मेरे टॉमी को मारने की हिम्मत भी मत करना। उसकी वार्निंग सुनते हैं उस हाउसकीपर के हाथ रुक गए और वह वहां आसपास खड़े अपने कॉलिग की तरफ मदद की नजरों से देखने लगी। शायद वह लोग आगे आकर उसकी मदद करें। उसे अपनी तरफ ऐसा देखता हुआ पाकर सारे हाउसकीपर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी मदद के लिए आगे आए। जब पिछली बार शनाया अपने डॉग को लेकर मल्होत्रा मेंशन आई थी तो उसके डॉग ने एक हाउसकीपर का हाथ लगभग पूरा लहूलुहान कर दिया था। वहाँ हाउसकीपर अभी भी दर्द के मारे चिल्ला रही थी और डॉग को अपने आप से दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी शनाया आगे आई और उसने धीरे से उस कुत्ते को कुछ कहा, जिससे वह शांत हो गया और पीछे हट गया। उस हाउसकीपर को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद शनाया अपने टॉमी को लेकर मेन गेट की तरफ चली गई। रास्ते में ही उसने नोटिस किया कि अनाहिता लोहे के गेट के बाहर खड़ी है। वह ठीक से अनाहिता का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन दूर से भी अनाहिता की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरा ने अनाहिता के अपीयरेंस के बारे में उसे बताया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि वह इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। जल्दी ही शनाया मेन गेट के पास पहुंच गई और अब जाकर उसने अनाहिता का पूरा चेहरा साफ देखा। अनाहिता सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने भले ही एक बहुत ही सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई थी, फिर भी काफी सुंदर लग रही थी। खूबसूरत शब्द भी उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। अनाहिता को देखते ही उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव की लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। शनाया ने अपने मन में कहा, जब यह इतनी खूबसूरत है ही तो इसे छोटा सबक सिखाने की वजह इसे एक बड़ा सबक सिखाया जाए, ताकि इसकी खूबसूरती किसी की नजर में आने से पहले ही मैं बर्बाद कर सकूं।
और वहीं दूसरी तरफ अनाहिता ने एक खूबसूरत लड़की जो अपने साथ एक डॉग को लेकर खड़ी थी उसके पीछे मायरा को नोटिस किया। अनाहिता ने गुस्से में कहा, तुम यह क्या कर रही हो मायरा, दरवाजा खोलो। मायरा ने अनाहिता की बात सुनकर शनाया की तरफ देखा, जिसने अपने बॉडीगार्ड से एक मांस का टुकड़ा लिया और ठीक अपने से 10 कदम दूर गेट के पास फेंक दिया और फिर अनाहिता को देखकर घमंड से बोली, तुम जरूर अनाहिता होगी। अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वह मांस का टुकड़ा तुम मेरी प्यारे टॉमी को खिलाओ या फिर अपने घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आओ, तुम्हारी मर्जी है। अनाहिता ने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को देखा और कहा, तुम हो कौन? क्या तुम्हें मैनेर नाम की कोई चीज नहीं है? और तुम यह कौन होती हो मुझे समझाने वाली? अगर तुम इन दोनों में से कोई एक काम नहीं करोगी तो अपने गांव वापस लौट जाओ, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस वक्त अनाहिता की आंखें बहुत कोल हो गई थी। वह सिर्फ अपनी माँ की मौत का राज पता करने के लिए यहाँ आई थी। यहाँ आकर फिर इन लोगों के नए नए तमाशे झेलने पड़ रहे थे। उसने कोल्डली सवाल पूछा, क्या तुम सच में यह करवाना चाहती हो? अनाहिता के एक्सप्रेशन देखकर शनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब पीछे खड़ी मायरा ने अनाहिता के एक्सप्रेशन देखे तो वह थोड़ा डर गई। उसे अभी भी वह दर्द याद था जो एयरपोर्ट पर हुआ था जब अनाहिता ने उसका हाथ डिसलोकेट कर दिया था। वह दर्द याद करते ही उसके माथे पर फिर से एक बार ठंडा पसीना आ गया। उसने कहा, शनाया मुझे लगता है कि हमने यह मामला यहीं छोड़ देना चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। शनाया ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। भले ही मायरा डर गई थी लेकिन शनाया नहीं डरने वाली थी। उसने अनाहिता की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अभी के अभी दोनों में से कोई एक काम करना होगा, वरना वापस अपने गाँव चली जाओ। इतना कहकर शनाया अनाहिता को देखकर मुस्कुराने लगी। मैं उन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करती जो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें छोड़ती भी नहीं हूँ जो मेरे काम में टांग रहते हैं। इन्हें भी यह बतानी पड़ेगी। यह सोचकर अनाहिता 2 कदम आगे आई और उसने कहा, ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे डॉग को खाना खिलाऊंगी। जैसे ही शनाया ने अनाहिता की बात सुनी, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने हाथ के इशारे से बॉडीगार्ड को दरवाजा खुलने का इशारा किया। अब वह अनाहिता को दर्द से चीखते और चिल्लाते हुए देखना चाहती थी। जब उसका डॉग अनाहिता को काटेगा, उसने धीरे से झुककर अपने डॉग के कान में कहा, जाओ टॉम, तुम्हारा खाना ठीक वहाँ है। शनाया की बात सुनते ही वह डॉग धीरे धीरे चलकर अनाहिता के पास जाने लगा। हाउसकीपर भी वही पीछे खड़े थे। उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वह आगे क्या होने वाला है वह देखना भी नहीं चाहते थे। अनाहिता भी गेट के अंदर आकर बिना किसी डर के खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भी डर का निशान नहीं था। शनाया का डॉग अनाहिता से कुछ कदम की दूरी पर था तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी ताकि वह अनाहिता के ऊपर अटैक कर सके। एक डरी हुई हाउसकीपर ने चिल्लाया। वह देखकर समझ गई थी कि वह डॉग पक्का अनाहिता के चेहरे पर वार करने वाला है और उस डॉग की एक बार सही अनाहिता का पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। लेकिन उसके उलट अनाहिता अभी भी शांति से वहाँ खड़ी थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वह डॉग अनाहिता के तरफ उछला और वह अनाहिता को छुपाता उससे पहले ही अनाहिता साइड हट गई और उसने उस डॉग को डॉज कर दिया। अभी वह लोग सोच पाते कि क्या हुआ। उससे पहले ही अनाहिता जल्दी से मुड़ी और उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर दबा दिया। वह डॉग तकरीबन 60 किलो का था। जिस तरह से अनाहिता ने उसे पकड़ा था वह भी एक हाथ के सहारे से, वह कोई आम बात नहीं थी। वह पक्का बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वही शनाया तो टॉमी के अनाहिता का चेहरा बिगाड़ने का इंतजार कर रही थी। अभी भी हैरानी से यह सब देखे जा रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे डॉग को जाने दो। लेकिन शनाया की किसी भी बात का अनाहिता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक हाथ से उस डॉग को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उस डॉग के अलग अलग हिस्सों पर वह कुछ करने लगी। शनाया, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की क्या कह रही है, वह आगे आई और गुस्से में चिल्लाने लगी, बदतमीज लड़की, क्या तुम बहरी हो? मेरे टॉमी को जाने दो। इतना कहकर उसने नीचे लेटे हुए अपने टॉमी को देखा जो धीरे धीरे अनाहिता से आजाद होने के लिए स्ट्रगल्स कम कर रहा था और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से शांत हो गया और अनाहिता को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा, जिससे शनाया के साथ साथ वहाँ सब लोग हैरान हो गए। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि उसका डॉग अनाहिता इतनी जल्दी काबू में कर लिया। उसका डॉग एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर से ट्रेन किया हुआ था और वह कभी शनाया के अलावा और किसी की बात नहीं सुनता था। उसने फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे टॉमी के साथ क्या किया? उसे अभी कभी जाने दो। अनाहिता ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसे खाना खिलाने ले जा रही थी। उसे जाने दो। ओके डन, अगर तुम्हें ऐसा कहती हो तो मैं इसे जाने दे रही हूँ। अनाहिता ने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए उसे देखा और उस डॉग को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया और उसके बाद झुककर जमीन पर पड़े हुए उस मांस के टुकड़े को उठाने लगी। जब शनाया ने देखा कि उसका डॉग आजाद हो गया है तो वह अनाहिता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी।
उसने एक बार फिर अपने डॉग का ऑर्डर दिया, टॉमी उसे बाइट करो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 18, 4 दोस्त। अब तक आपने सुना कि अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के सारे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी निकलवा दी है, जिससे वह काफी हैरान हो जाती है। और जब वह घर पहुंचती है तो वहां पर मायरा की कजन शनाया उस पर अपने कुत्ते से हमला करने के लिए कहती है। अब आगे जैसे ही शनाया ने टॉमी को अनाहिता पर अटैक करने के लिए कहा, सारे हाउसकीपर शनाया को हैरानी से देखने लगे। शनाया बुरी थी मगर यह कुछ ज्यादा ही हो गया कि जुर्म है, बेचारी अनाहिता। वह लोग ऐसा सोच ही रहे थे, लेकिन उन सब की उम्मीदों के उलट शनाया के ऑर्डर के मुताबिक अनाहिता को काटने के बजाय शनाया की तरफ मुड़कर खतरनाक तरीके से गुराने लगा। टॉमी तुम, शनाया अपने डॉग के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह हैरान हो गई। वही अनाहिता ने वह मांस का टुकड़ा झुककर टॉमी को खिलाया और जब उसने पूरा खा लिया तो उसके सर पर थपथपाते हुए कहा, जाओ। अनाहिता की बात पर वह जोर से भौंका और शनाया की तरफ दौड़ने लगा। वह शनाया के पास वापस नहीं आ रहा था बल्कि उसे काटने के लिए दौड़ रहा था। अपने डॉग के रिएक्शन से शनाया समझ गई और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह जल्दी से मुड़ी और जितना तेज हो सके उतना तेज भागने लगी। टॉमी भी उसके पीछे पीछे गुस्से में भौंकते हुए भाग रहा था। अगर शनाया उसके हाथ लग जाती तो पक्का वह शनाया के 2 टुकड़े कर देता। सामने का नजारा इतनी जल्दी बदलते हुए देखकर सारे हाउसकीपर इतनी शॉक हो गए थे कि वह कोई रिएक्शन लेना ही भूल गए जब शनाया मदद के लिए चिल्ला रही थी। ठीक उसी वक्त अनीता भी बाहर कर शोर शराबा सुनकर भागकर बाहर आई। बाहर का नजारा देखकर अनीता भी कंफ्यूज हो गई कि शनाया का डॉग उसी के पीछे भाग रहा है। उसने हमेशा ही देखा था कि उसका डॉग केवल और केवल शनाया की ही बात मानता था। तभी दौड़ते दौड़ते सांस फूलने की वजह से शनाया की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई और उसी वक्त उसके डॉग ने जल्दी से उसकी स्कर्ट का कोना अपने मुंह से पकड़ लिया, जिसके कारण वह बैलेंस होकर जमीन पर गिर गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन यह वक्त उसे अपनी इमेज की परवाह करने का नहीं था। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर उस डॉग ने उसे काट लिया तो उसका क्या होगा। वह जोर से चिल्लाई, हेल्प। शनाया के चिल्लाने से अनीता अपने होश में वापस आई और उसने आसपास देखा। तभी उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने वह पत्थर उठाया और डायरेक्ट शनाया के डॉग के ऊपर फेंक दिया, जो जाकर उसके सर पर लगा। वह पत्थर लगते ही टॉमी ने शनाया को छोड़ा और गुस्से में गुराते हुए अनीता की तरफ देखकर भागने लगा। हेल्प, कोई मेरी मदद करो। अनीता उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर चिल्लाने लगी और वही एक हाउसकीपर के पीछे छुप गई, लेकिन वह हाउसकीपर भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई। अनीता अभी भी वहीं पर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। तभी एक तेज झटके के साथ वह जमीन पर गिर गई। वह उस कुत्ते का सारा भार अपने ऊपर महसूस कर सकती थी और तभी अचानक उसे अपने चेहरे पर एक गर्म लिक्विड जैसा महसूस हुआ, जो बूंद बूंद करके उसके चेहरे पर टपक रहा था। डरते डरते उसने अपनी आंखें खोली तो पहली चीज से दिखाई दी कि उस बड़े से कुत्ते की सर पर एक होल था। टॉमी उसके ऊपर था और वह मर चुका था। किसी ने उसे गोली मारी थी, लेकिन किसने? उसने जल्दी से आसपास देखा तो वहां पर हाथ में गन लिए हुए एक हैंडसम लड़का खड़ा था। यह कोई आम आदमी नहीं था, यह ध्रुव ओबेरॉय था, वह लड़का जिसके साथ शनाया की शादी तय हुई थी। मिस्टर ओबेरॉय। होश में आने के बाद शनाया ने उसका नाम पुकारा। वह लड़का अभी भी वहां शांति से अपने हाथ में गन पकड़े हुए खड़ा था। वह यहाँ आया था क्योंकि उसके परिवार ने उसे फोर्स किया था कि वह शनाया को डिनर के लिए इनवाइट करे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ आने पर उसे इतना इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा। और सीन के साथ साथ यहाँ कोई और भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्रुव अनाहिता को देख रहा था। शनाया की आवाज देने से उसने अपना ध्यान अनाहिता से हटाया और उसकी तरफ देखकर एक आईब्रो उठाते हुए बोला, अगर मेरी मॉम को पता चला कि तुम्हारी हॉबी ने कुत्ते से कटवा कर दूसरों की जान लेना है तो वह पक्का तुम्हें और पसंद करने लगेंगी। ध्रुव ने यह बात सरकेस्टिकली कही थी और उसके यह शब्द सुनते ही शनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा, यह सच नहीं है मिस्टर ओबेरॉय, मैं बस अपने डॉग को बाहर वॉक के लिए लेकर आई थी, मगर इस लड़की ने टॉमी के साथ कुछ कर दिया और मैं उसे कुछ समझा पाती उससे पहले ही टॉमी मुझे बाइट करने के लिए दौड़ आया। लेकिन शनाया को यह नहीं पता था कि उसकी बात का ध्रुव पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि सारी चीजें जो वहीं खड़े होकर शुरू से देख रहा था। वह काफी पहले वहां आया था। शनाया की बात सुनकर ध्रुव ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, ओ तो ऐसी बात है, तुम आराम कर सकती हो क्योंकि अभी यह तुम्हारा डॉग तुम्हें बाइट नहीं करेगा कभी भी। उसकी बात सुनकर शनाया को यह एहसास हुआ कि उसका कुत्ता मर चुका है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। टॉमी उसके साथ पिछले 3 सालों से था और अब वह उसे छोड़कर जा चुका है। यह सब सिर्फ और सिर्फ अनाहिता की वजह से हुआ। वह गुस्से में अनाहिता को देखने लगी। अब तक मायरा ने अनीता की मदद करके उसे फिर से खड़ा कर दिया था।
खड़े होकर अनीता ने ध्रुव से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, आपको यह सब कुछ देखना पड़ा। मैं अनाहिता को अच्छे से सब कुछ सिखा नहीं पाई, वह अभी अभी गाँव से आई है। अनीता की बात सुनकर ध्रुव ने फिर एक बार अनाहिता को देखा, जो अपने आप को डिफेंड करने या सफाई देने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वह उसे और इंटरेस्टिंग लग रही थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना था कि मल्होत्रा परिवार की दूसरी बेटी लौट आई है, जो बहुत खूबसूरत है। आज देख भी लिया, वह बहुत खूबसूरत है। ध्रुव की यह बात सुनते ही मायरा, शनाया और अनीता तीनों का चेहरा काला पड़ गया। वेल, यह सब इंटरेस्टिंग था, मगर मुझे अब जाना चाहिए। शनाया मेरे साथ चलो, मेरी मॉम ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, ध्रुव ने शनाया से कहा। उसने एक बार भी अनीता को ग्रेट करने या फिर बाय कहने की जरूरत नहीं समझी। अनीता को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ध्रुव ने उसे इग्नोर किया। वह मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखते रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वह कुछ नहीं कर सकती थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ध्रुव ओबेरॉय के एटीट्यूड दिखाएं। वही शनाया ने अपने बॉडीगार्ड को टॉमी की बॉडी साथ लाने के लिए कहा और ध्रुव के पीछे जाते हुए कहने लगी, मेरे लिए रुके मिस्टर ओबरॉय। ध्रुव ने उसकी बात सुनी लेकिन फिर भी उसका इंतजार नहीं किया। लेकिन जब वह अनाहिता के पास से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो गई। सामने खड़े लड़के और अनीता जो उसे बुला रही थी, उन दोनों को इग्नोर करके अनाहिता में मेशन के अंदर चली गई। हिमेश मल्होत्रा इस घर का मालिक था और जब तक वो उसके साइड में था, अनाहिता को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी और न ही अनीता उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। अनीता ने जब देखा कि अनाहिता उसे एक बार करके अंदर चली गई तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह नहीं तो कुछ कर नहीं सकती थी। वही दूसरी तरफ ध्रुव शनाया के साथ ओबरॉय मेंशन पहुंचा, मगर शनाया कार से उतर गई और अभी भी वही कार में बैठा हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए शनाया ने पूछा, क्या आप नहीं आ रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? उसने अपने सामने खड़ी लड़की से कुछ न छुपाने का फैसला लिया और मुस्कुरा कर कहा, तुम जानती हो मिस अरोड़ा, जब यहाँ कोई आसपास नहीं है तो मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा। इस दिखावे के रिश्ते से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम मेरी टाइप की नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं शादी के लिए मना करूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरी मॉम से इस बारे में बात कर लो और खुद ही मना कर दो, वरना अगर मैंने शादी तोड़ी तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे भी। शनाया का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी कोट को मुट्ठी में भिजते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बारे में आपको क्या पसंद नहीं आया? आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आप मुझसे नफरत करते हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बात यह है कि मैं किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर आज जो हुआ उसके बाद मुझे यह रियलाइज हुआ कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, मगर तुमसे नहीं। यह सुनते ही शनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, क्या मुझ में कोई कमी है? आप मुझे बताओ, मैं खुद को बदल दूंगी, पक्का। ध्रुव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे दूसरों की जान लेने का शौक हो। शनाया ने हैरानी से कहा, क्या आप मुझे कह रहे हैं? लेकिन मैंने कब? वह इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव बोला, अगर आज उस कुत्ते को मैं नहीं मारता तो वह लेडी आज मर चुकी होती और तुम यह बात बहुत अच्छे से जानती हो। मैंने आपसे कहा था कि मैंने टॉमी को किसी पर हमला करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया था, वहाँ पर कुछ और हुआ था। शनाया एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ध्रुव का सब्र खत्म हो गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ शनाया? मुझे सब दिखाई देता है और मैंने सब देखा भी। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी की का कांच बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। शनाया को वही अकेला छोड़कर ध्रुव के जाने के बाद शनाया ने गुस्से में अपनी मुठिया कसते हुए कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी अनाहिता। वही दूसरी तरफ शहर के एक सबसे महंगे बार के प्राइवेट रूम में ध्रुव ड्रिंक कर रहा था और सोफे पर घर पर बैठा हुआ था, जब उसने सामने से एक लंबे चौड़े अपने हमउम्र लड़के को आते हुए देखा तो सीधा खड़ा होकर नौटंकी करते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप आए। रुद्राक्ष के वहाँ आ जाने से देश के सबसे बड़े 4 परिवारों के बेटे वहाँ पर मौजूद थे। रुद्राक्ष, ध्रुव, राघव और संभव सिंघानिया परिवार को छोड़कर बाकी तीनों के परिवार बिजनेस राइवल्स थे, लेकिन उनकी यह जनरेशन में यह चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन तीनों की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने कोल्डली पूछा, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है तो डिस्कस करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, बोलो। हमारे ग्रुप का वुमेनाइजर जो कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलता है, उसने कहा कि फाइनली उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, बगल में बैठे संभव ने कहा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने बिना एक्सप्रेशन के उसे देखा और कहा, अगर बात करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह खड़ा हो गया। वह यहाँ से जल्दी जाना चाहता था क्योंकि उसे अनाहिता के बारे में पता लगाना था। यूजुअली किसी के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ घंटों का समय लगता था, लेकिन इस बार उसके आदमी अनाहिता के बैकग्राउंड के बारे में तकरीबन 1 हफ्ते से पता लगा रहे थे, लेकिन अभी तक उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और जो मिली थी उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन रुद्राक्ष जब आता उससे पहले ही ध्रुव भी उसके कोट का कोना पकड़ते हुए कहा कि रुक जाओ, इस बार सच में मुझे प्यार हो गया है।
आज मैं जब मल्होत्रा मेंशन गया था तो मैं वहाँ एक बहुत ही यूनिक लड़की से मिला। वह मेरी नकली मंगेतर है। ना शनाया उसकी कजन का घर है वही। ध्रुव के मुंह से एक बार फिर मल्होत्रा परिवार का नाम सुनकर रुद्राक्ष वहीं रुक गया और उसने ध्रुव को खुद को खींच कर बैठाने दिया। ध्रुवी यह सोचकर खुश हो गया कि रुद्राक्ष को उसकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है। तभी रुद्राक्ष ने पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह यूनिक है? एक गिलास में रुद्राक्ष के लिए वाइन डालते हुए ध्रुव खोए हुए अंदाज में कहा, क्योंकि वह सुंदर, समझदार, शांत है। उसके बाद ध्रुव ने मल्होत्रा मेंशन में जो कुछ भी उसने देखा वह सब कुछ उन्हें डिटेल में बता दिया। ध्रुव की बातों में राघव को भी इंटरेस्ट आ गया, जो वही बगल में बैठा बोर हो रहा था। तभी संभव ने मजाक करते हुए कहा, तुम शेरों की तुम किसी मूवी का सीन नहीं हमें बता रहे? अरे हाँ भाई, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ मैंने जो कुछ कहा एक एक बात सच है। तब संभव ने हंसते हुए कहा, तब तो तुम्हें उस लड़की को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी लड़की को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होगा जो एक इतने बड़े कुत्ते से भी नहीं डरी। ध्रुव ने ना में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि वह कैसी थी। ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका वह सुंदर सा चेहरा, उसके लंबे लहराते बाल, उसकी आँखें। इसके आगे ध्रुव कुछ कहता उससे पहले रुद्राक्ष अचानक पूछा, उसका नाम क्या है? रुद्राक्ष के सवाल पर ग्रुप जो खो गया और सोचने लगा। ओ मिस्टर ओबेरॉय उस लड़की की खूबसूरती में इतना खो गए थे तो उसका नाम पूछना भी भूल गए, संभव ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने जल्दी से कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी देर तक वहाँ था, उसने मुझे सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा होगा, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला। और उसके अलावा नकली ही सही, मगर मेरी मंगेतर वही थी। क्या उसके सामने ऐसे दूसरी लड़की से बात करना अच्छा लगता? जैसे ही ध्रुव ने सारी बातें कही, रुद्राक्ष के मन में अनाहिता की तस्वीर आई। उसने अपने मन में डर लगता है, उसे सिर्फ मुझसे ही नहीं सारे लड़कों से एलर्जी है। पता नहीं क्यों, मगर अनाहिता का नाम और उसका जिक्र शंकर रुद्राक्ष का मूड काफी अच्छा हो गया था। अब उसे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह आराम से बैठकर वहाँ पर वाइन की एक एक सिप लेने लगा। ध्रुव की बात सुनकर संभव की आंखें चमक उठी। ओ माय गॉड, कोई ऐसी लड़की है किसने तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाया? अब तो मुझे पक्का उससे मिलना होगा ही। रुद्राक्ष यह सोच कर मुस्कुरा रहा था कि वह लोग उस लड़की का नाम भी नहीं जानते, जबकि वह उस लड़की से कई बार मिल चुका है। लेकिन यह ख्याल आते ही वह ध्यान से सोचने लगा कि अनीता के ख्याल से वह खुश क्यों हो रहा है। वह अनाहिता को जानता है, यह बात उसे प्राउड क्यों फील हो रहा है? वह कोई सुपरस्टार तो है नहीं, वह एक ऑर्डिनरी सी लड़की है, और वह तो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। रुद्राक्ष चुपचाप यह सब सोच रहा था। तभी संभव ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो रुद्र? क्यों ना हम उसे मिलने के लिए बाहर बुलाएं? रुद्राक्ष ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, यह बेवकूफी है, मुझे उससे नहीं मिलना। रुद्राक्ष का ऐसा रिएक्शन के लिए भी हैरानी की बात नहीं थी। ध्रुव ने का मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया को सिर्फ काम में इंटरेस्ट है, अगर यह किसी लड़की को पसंद करने लगा ना तो यह दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। लेकिन रुद्र, क्या तेरी माँ तुझे बार बार ब्लाइंडिंग्स पर नहीं भेजती? उन्हें अपना पोता या बचत चाहिए। क्या तुझे सच में लड़कियों में ही इंटरेस्ट है ना, या फिर? तभी रुद्राक्ष ने कहा, शट अप, सारी औरतें से परेशानियां खड़ी करती रहती हैं। हम चारों में से सिर्फ तुम ही हो जिसके पास लड़कियों के पीछे भागने के लिए फ्री टाइम पड़ा हुआ है। रुद्राक्ष के लिए लड़की का मतलब मुसीबत था। उसके माता पिता की शादी एक कंप्लीट डिजास्टर थी और उनका खराब रिश्ता ही उसके डैड की मौत का कारण बना था। इसलिए वह कभी शादी नहीं करना चाहता था, या फिर उसे शादी से डर लगता था। किसने कह दिया कि मैं अकेला ऐसा इंसान हम चारों में? जब ध्रुव ने रुद्राक्ष के चेहरे पर गुस्से और एक्सप्रेशन देखे तो ध्यान भटकाने के लिए बगल में बैठकर डरिनक रहे राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या यह हमारा यह दोस्त इसलिए डिप्रेस्ड नहीं है क्योंकि यह एक लड़की को ढूंढ रहा है? तभी संभव ने मना करते हुए कहा, राघव तुम्हारे जैसा नहीं है, वह अपने सेवियर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम उसे बीच में मत घसीटो। ध्रुव ने कहा, इसकी खाली और उदास आंखें देखो, क्या यह सिर्फ अपनी सेवियर को ढूंढ रहा है? इस बात पर कोई भरोसा करेगा? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने राघव को देखा जो काफी उदास लग रहा था और उसके हाथ से शराब का ग्लास छीन लिया और कहा, पीना बंद कर, बहुत पहले ही पी चुके हो। राघव को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसका गिलास रुद्राक्ष ने छीना था, इसलिए रुद्राक्ष को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वह शांति से वहाँ बैठ गया। तभी संभव ने क्यूरियसली पूछा, पहले ही आधा महीना बीत चुका है, अमेरिका में जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम अब तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? तभी ध्रुव ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम कभी उसे ढूंढ नहीं पाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वह एक भूत थी, तुम्हें एक चुड़ैल ने बचाया था। ध्रुव की बात सुनकर रुद्राक्ष चिढ़कर उसे घूरने लगा। वह पिछले एक हफ्ते से अनाहिता की इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता चला। लेकिन वह पक्का एक इंसान थी, ना कि कोई भूत। उसने कोल्डली कहा, ऐसे फालतू के जोक्स मारना बंद कर। जब ध्रुव ने रुद्राक्ष के सख्त एक्सप्रेशन नोटिस किए तो छोड़कर कहा, मैं बस मजाक कर रहा था, तो गुस्सा क्यों होकर रहा है? तू हमेशा ही राघव के साइड लेता रहता है, वह तेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए।
उनकी बात को पूरी तरह इनकार करते हुए रुद्राक्ष सर नीचे करके बैठ गया। उसे अनाहिता के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में अनाहिता को फाइनली अनीता के प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी। अनीता के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सब की कीमत 3000 करोड़ रुपए से ऊपर थी और बहुत सारे पैसे किसी पिक और सीक्रेट अकाउंट में रखे हुए थे और सारे के सारे पैसे और प्रॉपर्टी को संभालने वाला इंसान एक ही था। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। अगर वह गलत नहीं है तो हिमेश मल्होत्रा को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होगा और हिमेश मल्होत्रा को बिजनेस की कोई समझ न होने की वजह से अनीता ने धीरे धीरे करके राठौर परिवार का सारा पैसा अपने नाम करवा लिया है। यहाँ तक मेशन और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी कानूनी तौर पर अनीता के ही है। अभी अनाहिता वह ईमेल पढ़ी रही थी तभी किसी ने उसका डोर नॉक किया। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 19 अनाहिता की छानबीन। अब तक आपने सुना कि मायरा की कजन शनाया का कुत्ता अनाहिता के बजाय शनाया पर ही हमला कर देता है, लेकिन ठीक उसी समय ध्रुव ओबरॉय आकर उस कुत्ते को गोली मार देता है और उसके बाद ध्रुव अपने तीनों दोस्तों के साथ बार में अनाहिता के बारे में बात करता है। अब आगे जब किसी ने अनाहिता के रूम का डोर नॉक किया तो वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से उठी और डोर के सामने आकर उसने हल्का सा दरवाजा खोला। उसने देखा तो सामने हाथ में फ्रूट प्लेट लेकर मायरा खड़ी थी। मायरा ने कहा, डैड ने मुझे यह तुम्हें देने के लिए कहा है और उन्होंने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया है। ओके, अनाहिता ने जवाब दिया और उसके हाथों से फ्रूट प्लेट ले ली। मायरा उसके रूम में झांकने की कोशिश कर रही थी लेकिन अनाहिता एक कदम आगे आई और उसके सामने खड़ी हो गई और कोल्डली कहा, इसके अलावा और कोई काम है तुम्हें? और नहीं है तो जाओ। उसकी बात सुनकर मायरा ने उसे घुरा और वहाँ से चली गई। वह और कुछ कर भी नहीं सकती थी। दरवाजा बंद करने के बाद अनाहिता फिर अपने कंप्यूटर के पास आई और उसने कंप्यूटर से सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी। उसके बाद वह दरवाजा खोलकर हिमेश मल्होत्रा के स्टडी रूम में चली गई। अनाहिता के जाने के 2 मिनट बाद ही मायरा फिर वहां आई और उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उसने एक चाबी से अनाहिता का रूम खोला और रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आसपास देखते हुए मायरा ने कहा, उस अनाहिता ने मुझे अंदर देखने नहीं दिया, इसका मतलब पक्का वह कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। इतना कहकर वह अच्छे से अनाहिता का पूरा रूम देखने लगी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी उसकी नजर साइड में लगे हुए अनाहिता के कोट पर पड़ी। वह वहां गई और उसने अच्छे से उस कोट की तलाशी ली। उस कोट की पॉकेट से उसे एक नेम कार्ड मिला। वह किसका नेम कार्ड था यह देखते ही मायरा की आंखों में लालच दिखाई देने लगा। यह रुद्राक्ष का नेम कार्ड है। अनाहिता के पास रुद्राक्ष का नेम कार्ड है। उसने पक्का डैड को नहीं बताया होगा, वरना यह नेम कार्ड अनाहित के पास होने के बजाय हिमेश मल्होत्रा के पास होता। उसने यह बात डैड से छुपाई, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। यह सोचकर वह अनाहिता के रूम से निकली और हिमेश मल्होत्रा के स्टडी रूम के पास पहुंची। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची सडनली उसका दिमाग चेंज हो गया। उसने अपने मन में ही कहा, अगर यह नेम कार्ड मैं डैड को दे देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा वह अनाहिता को डांट लगाएंगे और अनाहिता कुछ ना कुछ करके फिर से बच जाएगी, तो क्यों ना मैं यह नेम कार्ड खुद ही रख लूं। इस नेम कार्ड के साथ मैं रुद्राक्ष से मिल पाऊंगी और खुद के लिए कई ऑपोजिट भी क्रिएट कर पाऊंगी। सब सोचकर मायरा ने वह नेम कार्ड अपने पास रखा और अपने रूम में वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता हिमेश मल्होत्रा स्टडी रूम में पहुंची। उसने दरवाजा खोला, अंदर गई तो सामने हिमेश मल्होत्रा ने मुस्कुराकर उसे बैठने के लिए कहा। वह आराम से जाकर उसके सामने बैठ गई तो हिमेश मल्होत्रा ने उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहा, शोर कॉफी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है। इसे रिव्यू करने के बाद मुझे लगता है यह ठीक है। तुम भी देख लो, अगर तुम्हें भी ठीक लगे तो तुम साइन कर देना। हिमेश मल्होत्रा यह बात कह तो रहा था लेकिन अनाहिता यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, ऐसा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और देखने लगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले उसे जो पैसे मिल रहे थे वह काफी ज्यादा थे। इनफैक्ट टॉप लिस्ट सेलिब्रिटीज को भी इतने पैसे नहीं मिलते थे और उसके अलावा शोर कॉफी की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद वह अगले 10 सालों तक सिंघानिया ग्रुप के किसी भी 5 स्टार होटल में बिना कोई पेमेंट के रह सकती थी, जितने दिन वह चाहे उतने दिन। अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो सिंघानिया ग्रुप के होटल्स में रहना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन सभी बातों से अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे एम्बेसडर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे खुशी खुशी हाँ करना ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर को टेबल पर रखते हुए अपनी चिड़चिड़ाहट छुपाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देख ही लिया है तो सब ठीक ही होगा, मैं साइन कर देती हूँ। हाँ, साइन कर दो, मैं कल तुम्हारे साथ सिंघानिया ग्रुप चलूंगा और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। तुम तो अभी अभी इस शहर में आई हो, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। अनाहिता समझ गई कि हिमेश मल्होत्रा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि जब वह इतने अच्छे से भी बात करे तो समझ जाओ कि वह कोई प्लान बना चुका है।
अपने चेहरे पर एक इनोसेंट और हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, थैंक यू डैड, मुझे भी अकेले बाहर जाने में डर लग रहा था, आप मेरे साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा बहुत खुश हो गया। उसकी अच्छी किस्मत थी जो अनाहिता को बेवकूफ बनाना इतना आसान था। उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया और खड़ा होकर कहने लगा, कल हमें 10 बजे सिंघानिया ग्रुप जाना है। मैं 2 घंटे पहले तुम्हारे लिए स्टाइलिश दिलवा दूंगा और अब लेट हो चुका है तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के इरादे से अनाहिता ने कहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके स्टडी से किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ? कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने कहा, श्योर, लेकिन जो किताबें लेफ्ट साइड के सेल्फ पर रखी है तुम वहीं पढ़ सकती हो, तुम दूसरे एरिया में जो चीजें रखी है उसे नहीं छू सकती। ओके डैड, अनीता ने जवाब दिया। हिमेश मल्होत्रा के वहाँ से जाने के बाद अनाहिता के चेहरे के मासूम एक्सप्रेशन गायब हो गए। वह खड़ी हुई और दरवाजा बंद करने के बाद पूरे रूम के अच्छे से तलाशी लेने लगी। सेल्फस, टेबल, चेयर सभी बहुत ही लग्जरी तरीके से बनाए गए थे और काफी पुराने भी थे। उसे अच्छे से याद था कि यह सब सारा सामान उसकी मॉम अपने ही स्टडी रूम में लगवाया था। तेज बुखार होने की वजह से बचपन की कई सारी यादें उसके दिमाग से मिट चुकी थी। उसे याद आती तो सिर्फ कुछ यादें और उसकी माँ का चेहरा। उसे अभी भी अपनी माँ का वह प्यार भरा स्पर्श याद था और मरने से पहले उसकी माँ की कही गई बातें। भाग जाओ माहिरा, यहाँ से चली जाओ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मेरा बदला जरूर लेना। उसे सिर्फ यह शब्द ही याद थे। उसे नहीं याद था कि उसकी मॉम ने उससे यह क्यों कहा था और उसके मॉम के साथ क्या हुआ था। जब उसने अपनी मॉम की मौत का कारण पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई तो उसे पता चला कि उसकी मॉम हर साल अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवा दी थी और उनकी फिजिकल और मेंटली कोई भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी। इसलिए यह बात पूरी तरह से झूठ थी कि उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया था। उसने उन डॉक्टर से भी पूछताछ की जो उसकी मॉम का चेकअप करते थे। डॉक्टर ने उसे क्लियरली कहा था कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक थी और उन्हें किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं था। इसका मतलब उसकी मॉम की मौत का कारण सुसाइड नहीं था, किसी ने उन्हें मारा था। इसी सोच के साथ अनाहिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था कि सच उसके नजदीक है लेकिन कोई उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है और सच धुएं में कहीं गुम होता जा रहा है। उसने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था कि वह सच पता लगाकर ही रहेगी। अनाहिता नहीं, हर एक चीज, हर एक सेल्फ अच्छे से देखा मगर उसमें उसे अपनी माँ की कोई भी चीजें नहीं मिली। पूरे घर में उसे अपनी माँ की एक फोटो भी नहीं दिखाई दी थी। अगर लॉजिकली बात की जाए तो कम से कम हिमेश मल्होत्रा के पास तो उसकी माँ की एक फोटो होनी चाहिए थी। आखिरकार वह उसकी पत्नी थी, जबकि उसकी माँ की एक निशानी भी हिमेश मल्होत्रा के पास नहीं है। इसका तो 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला तो यह कि हिमेश मल्होत्रा ने उसकी माँ की फोटोज और चीजें इसलिए हटा दी हो क्योंकि उसे डर होगा कि अनीता उन्हें देख लेगी और अनीता को जलन होगी। और दूसरा कारण यह हो सकता है हिमेश मल्होत्रा को उसकी माँ से कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि वह अनीता से डर जाए ऐसा इंसान तो वो नहीं था। दूसरा कारण ही सबसे ज्यादा अनाहिता को सही लग रहा था। अनाहिता के हिसाब से एक और कारण भी हो सकता था कि हिमेश मल्होत्रा ने ही उसकी माँ को मारा हो, इसलिए उसने कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी है। भले ही कोई भी कारण हो लेकिन हिमेश मल्होत्रा उसकी माँ की मौत में शामिल हो सकता है। इसका शक अनाहिता को बहुत पहले से ही हो गया था क्योंकि अगर उसकी माँ ने सच में सुसाइड किया होता तो वह उसे भागने के लिए और अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं कहती। उसके अलावा उसने हिमेश मल्होत्रा के बारे में जानकारी निकलवाई थी। उसकी माँ से शादी होने से पहले मल्होत्रा परिवार का एक छोटा सा कोयले का बिजनेस था, जबकि राठौर परिवार इंडिया के टॉप 5 परिवारों में से एक था। शादी से पहले उसकी माँ का स्टेटस जो था उस हिसाब से हिमेश मल्होत्रा से इसकी शादी कभी नहीं होनी चाहिए थी। अगर हिमेश मल्होत्रा एक अच्छा इंसान होता तो कोई कारण हो भी सकता था, लेकिन यहाँ बात बिल्कुल उल्टा थी। हिमेश मल्होत्रा बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसे यह बात भी पता चली थी कि उसकी माँ और हिमेश मल्होत्रा की शादी बहुत जल्दी में हुई थी। एक दूसरे से मिलने की 1 हफ्ते बाद ही उन लोगों ने शादी कर ली थी। इनफैक्ट उनकी शादी काफी अजीब थी। सेल्फस को अच्छे से देखने के बाद अनाहिता ने ड्रॉयर्स को चेक करना शुरू किया। पहले के 3 ड्रॉवर में कुछ नहीं था। अनाहिता ने जब चौथा ड्रॉवर खोला तो उसे एहसास हुआ कि वह लॉक है। वह किसी चीज से उसे खोलती उससे पहले ही उसे स्टडी रूम की तरफ कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही सेकंड के बाद स्टडी रूम का दरवाजा जल्दी से खुला। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 20। अनाहिता पहुंची सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस। अब तक आपने सुना कि मायरा अनीता के रूम में घुसकर रुद्राक्ष का नेम कार्ड चुरा लेती है और दूसरी तरफ अनाहिता मौके का फायदा उठाकर हिमेश मल्होत्रा के स्टडी रूम में छानबीन कर रही थी। तभी अचानक ही उसे महसूस होता है कि कोई जल्दी जल्दी स्टडी रूम में आ रहा है।
अब आगे अनाहिता सोफे पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। उसने अपना सिर उठाकर कंफ्यूजन में सामने देखा। उसकी नजर हिमेश मल्होत्रा से जा मिली। अनाहिता हिमेश मल्होत्रा की आंखों में बेचैनी और डर साफ देख सकती थी। भले ही हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी ही छुपा लिया, लेकिन अनाहिता ने नोटिस कर लिया था। उसने बहुत ही शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ डैड, आप वापस क्यों आ गए? हिमेश मल्होत्रा ने जब देखा कि अनाहिता शांति से बैठकर अपनी किताब पढ़ रही है, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और रात भी हो गई है, तो तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। तुम कल यहाँ आकर फिर किताब पढ़ लेना। अनाहिता नहीं चाहती थी कि हिमेश मल्होत्रा को किसी भी तरह का शक हो। आफ्टर ऑल उसे पहले ही उस लॉक्ड डरोवर के बारे में पता चल चुका था, जिसके अंदर रखे सामान को लेकर हिमेश मल्होत्रा घबरा रहा था। यह ऑलरेडी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ओके ठीक है डैड, उसने शांति से कहा और ग्लोबल फाइनेंस की जो बुक वह पढ़ रही थी उसे बंद कर दिया। जब हिमेश मल्होत्रा ने देखा कि अनाहिता कौन सी किताब पढ़ रही थी, तो उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, यह किताब तुम्हारे लिए बहुत एडवांस है। लड़कियों को ऐसी चीजें पढ़ने और सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगली बार तुम्हारे लिए कोई अच्छी और सूटेबल किताब ढूंढ लूंगा। हिमेश मल्होत्रा के अकॉर्डिंग लड़कियों का बिजनेस और फाइनेंस में कोई काम नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, अच्छा दिखना, अच्छा खाना बनाना और किसी अमीर इंसान से शादी करना। बिजनेस फाइनेंस यह सब आदमियों के काम होते हैं, और अगर औरतें बिजनेस और फाइनेंस में इन्वॉल्व होगी तो बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। जबकि सच्चाई यह थी कि अनीता ने अपनी सोच के बल पर ही लगभग कंपनी के सारे पैसे और हर एक चीज जो हिमेश मल्होत्रा की थी वह अपने नाम करा ली थी, और अब तक हिमेश मल्होत्रा को इस बारे में भनक भी नहीं हुई थी। अनाहिता जानती थी कि हिमेश मल्होत्रा जैसे इंसान की सोच ऐसे ही हो सकती है। उसे लड़कियों के बारे में ऐसी बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन वह हिमेश मल्होत्रा से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी होकर वहाँ से जाने लगी। तभी हिमेश मल्होत्रा ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अच्छा हाँ माहिरा। उसकी आवाज सुनकर अनाहिता पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि हिमेश मल्होत्रा तेज नजरों से उसे देख रहा है। तेज नजरों से उसे देखते हुए हिमेश मल्होत्रा ने पूछा, तुमने लेट आर्ट कहाँ से सीखा? शुरू में अनीता को लगा था कि हिमेश मल्होत्रा को सिर्फ पैसों से मतलब है, जो अनाहिता के लेट आर्ट की वजह से उसे मिल रहे हैं। उसे डिटेल से कोई मतलब नहीं, लेकिन लगता है कि उसे किसी तरह का शक हो गया है। लेकिन अनाहिता ने फिर भी शांति से जवाब दिया, मैंने यह एक कैफे से सीखा था। कुछ टाइम पहले मैं एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती थी, जो हमारे गांव के पास ही था। उस कैफे का ओनर बहुत ही अच्छा लेटे आर्ट करते थे और वह विदेश से आए हुए थे। मैंने यह उन्हीं से सीखा। अच्छा, सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हें उन्हें थैंक यू जरूर रहना चाहिए। ओके डैड, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अनाहिता के चेहरे पर ग्रेटफुल और इनोसेंट स्माइल देखकर हिमेश मल्होत्रा का सारा शक एक पल में दूर हो गया। अनाहिता पीछे मुड़ी और अपने रूम में चली गई। रास्ते में उसे अपने हाथ में पसीना महसूस हुआ। भले ही अब तक में हिमेश मल्होत्रा को किसी भी तरह का शक नहीं हुआ था, लेकिन आगे उसे और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह हिमेश मल्होत्रा को किसी भी तरह का कोई शक होने नहीं दे सकती थी जिससे वह अलर्ट हो जाए। वो जानती थी हिमेश मल्होत्रा को जरूर अपना सच बाहर आ जाने या फिर उसके हाथ कुछ लग जाने का डर होगा जब उसके स्टडी रूम में थी, इसलिए वह जल्दी से वापस आ गया था। लेकिन अनाहिता के रिफ्लेक्सेस भी काफी तेज थे। जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई स्टडी रूम में आ रहा है, उसने तुरंत ही सब ठीक ठाक करके एक किताब लेकर सोफे पर बैठ गई थी। अपने रूम में वापस आकर सही दरवाजा बंद करके उसके सहारे खड़ी हो गई। उसके बाद उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ी। अगर उसने जल्दी नहीं की होती तो आज उसका सच बाहर आ ही गया होता, इसलिए अब उसे ज्यादा सतर्क रहना होगा और सब्र से काम लेना होगा। 1 मिनट के बाद उसने आंखें खोली तो उसे यह रियलाइज हुआ कि कोई उसके रूम में आया था। उसने अपने रूम के फ्लोर पर देखा, जहां उसने कुछ चमकीली पाउडर छिड़क हुआ था। उस पर किसी के कदमों के निशान थे। पैर के निशान ज्यादा बड़े नहीं थे, इसका मतलब आने वाला कोई लड़की थी। अनाहिता जल्दी सब्जी कंप्यूटर के पास गई और से चेक करने लगी। उसने पहले ही ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, इसलिए किसी के हाथ कुछ लग जाए ऐसा नहीं हो सकता था। और उसके अलावा कीबोर्ड और माउस दोनों ही अपनी जगह पर थे जहां वह छोड़ कर गई थी, और कंप्यूटर भी चालू नहीं हुआ था। इसका मतलब आने वाले इंसान नहीं उसके कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था। इसलिए वह आसपास और जगह देखने लगी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि रुद्राक्ष का नेम कार्ड उसके कोट से गायब हो गया है। जैसे ही अनाहिता तो पता चला कि रुद्राक्ष बार नेम कार्ड गायब हो गया है, वह समझ गई कि उसके रूम में आने वाली मायरा थी, उसी ने ही वह लिया होगा। यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी। यह सोचकर अनाहिता जाकर अपने बेड पर बैठ गई। रुद्राक्ष का नेम कार्ड इतना भी जरूरी नहीं था उसके लिए, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर करने का फैसला लिया। अगली सुबह अनाहिता को हाउसकीपर के द्वारा सुबह जगाया गया। जब वह नीचे पहुंची तो हिमेश मल्होत्रा, अनीता और मायरा पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त मायरा ने अनाहिता को देखा, वह खड़ी हुई और उसने कहा कि उसका खाना हो गया।
अनाहिता का इग्नोर करने के लिए या फिर अपना डर छुपाने के लिए वह सीधा घर से बाहर चली गई। मायरा के बाहर जाने का कारण अनाहिता जानती थी। मायरा को डर था कि अगर वह यही रुकी तो अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के सामने उसका नेम कार्ड चुराने वाली बात कह देगी। हिमेश मल्होत्रा ने मायरा की प्लेट की तरफ देखा। उसने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था, इसलिए उसने अनीता से पूछा, वह इतनी सुबह सुबह कहाँ गई, इतनी जल्दी? मैं। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम डायरेक्टर समर रायजादा को जानते हो? हिमेश मल्होत्रा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, उन्हें कौन नहीं जानता। अनीता ने आगे कहा, मिस्टर रायजादा अपने नए शो के लिए कास्ट चुन रहे हैं। मायरा को ऑडिशन देने का मौका मिला है। भले ही मायरा ने सबसे कहा था कि समर ने उसे वो रोल दे दिया है, मगर सच्चाई यह थी कि उसे सिर्फ ऑडिशन का मौका मिला था, और वह भी इसलिए क्योंकि अनीता ने अपने पैसे और प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। लेकिन हिमेश मिल्ता यह बात नहीं जानता था, इसलिए उसने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों टैलेंटेड बेटियों का पिता होने के नाते मैं इन दोनों पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। आज रात हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। हमने माहिरा का प्रॉपर्ली वेलकम भी नहीं किया उसके वापस लौटने के बाद। जब अनीता ने एक बार फिर अनाहिता का निकनेम सुना तो वह नाखुश हो गई। उसने मायरा का नाम इसीलिए मायरा रखा था क्योंकि अनाहिता का निकनेम माहिरा था। वह अपनी बेटी का ऐसा नाम रखना चाहती थी जो सुनने में एक जैसा ही लगे। वह अपनी बहन सीता राठौर से सब कुछ लेना चाहती थी, उसकी बेटी का नाम तक। भले ही यह हरकत बचकानी थी, मगर वह अपनी जलन में पूरी तरह पागल हो गई थी। उसने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, शयोर। मायरा ने भी कहा कि वह काफी कॉन्फिडेंट है, उसे यह रोल मिल ही जाएगा, तो आज बहुत अच्छा दिन होगा। आज हम सब लोग एक परिवार की तरह बाहर जाएंगे और डिनर करेंगे। हिमेश मल्होत्रा ने हाँ में सर हिलाया। अनाहिता से कहा, मायरा जल्दी से अपना नाश्ता करो, हमें जल्दी निकलना है। ऑफ कोर्स डैड, अनाहिता ने कहा, लेकिन वह अभी भी वही देख रही थी जहाँ से मायरा गई थी। वह अभी भी सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे यह रोल मिल जाएगा, इसके लिए वह कॉन्फिडेंट है। अनाहिता ने समर रायजादा के बारे में पहले बहुत कुछ सुना था। उनकी मूवीज और शोज बहुत बेहतर होते थे और वह उन्हीं लोगों को चुनते थे जिनकी एक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। भले ही मायरा को ऑडिशन का मौका मिल गया था, लेकिन रोल उसे तभी मिलेगा जब उसकी एक्टिंग स्किल काफी अच्छी होगी। लेकिन इन सब बातों से अनाहिता ने अपना ध्यान हटाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बीच में ही अनीता ने जब अपना सर उठाकर अचानक से अनाहिता को देखा तो उसने देखा कि खिड़की से छनकर सुबह की धूप अनाहिता के चेहरे पर सीधा पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक गोल्डन ग्लो दिखाई दे रहा था जो उसे किसी परी की तरह खूबसूरत बना रहा था। साइड से देखने पर वह बिल्कुल उसकी बहन सीता की तरह दिखाई दे रही थी, जो देखते ही अनीता की अपनी चम्मच पर पकड़ मजबूत हो गई। जिस इंसान को उसने अनाहिता के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उसने अनीता को बताया था कि वह आज अपनी पूरी रिपोर्ट उसे देगा। अनीता को देखते हुए अनीता ने मन में कहा, जल्दी ही तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ जाएगी, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारे अच्छे दिन जल्दी खत्म होने वाले हैं। यही सब सोचते हुए सबने अपना नाश्ता किया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत और परेशानी के बाद अनाहिता फाइनली चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसने एक ट्रेलर पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो घुटने से थोड़ी ऊपर थी और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वह इस वक्त बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह लग रही थी, कोई भी उसके ऊपर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। अनाहिता को पता था कि उसकी पहनी हुई ड्रेस काफी महंगी है और हिमेश मल्होत्रा ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर आई, स्टाइलिश ने धीरे से ताली बजाते हुए कहा, सिंपली परफेक्ट एंड अनबिलीवेबल। जब हिमेश मल्होत्रा ने भी अनीता को देखा तो वह हैरान हो गया। वह अनाहिता में सीता की परछाई देख सकता था। शुरू में वह सीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बिता वह उससे नफरत करने लगा। वह बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट थी, जिसकी वजह से कोई हिमेश मल्होत्रा पर ध्यान नहीं देता था और उसे गुड फॉर नथिंग समझा जाता था। जब भी वो सीता को देखता था, उसे यह बात याद आती थी कि वह राठौर परिवार का घर जमाई है। अभी उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि क्या अनाहिता भी आगे जाकर बिल्कुल सीता की तरह बन जाएगी। यही सब सोचने से खुद को रोकने के लिए हिमेश मल्होत्रा ने कसकर अपनी मुठिया बंद कर ली और अनाहिता के पास जाकर मुस्कुराकर कहा, यह कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अनाहिता ने अपने एक हाथ से धीरे से अपनी ड्रेस खींचते हुए कहा, आपको नहीं लगता यह कपड़े थोड़े छोटे हैं? उसकी बात सुनकर बगल में खड़े स्टाइलिश ने तुरंत कहा, नहीं, यह बिल्कुल भी छोटे नहीं है, यह बिल्कुल सही है, तुम्हारे ऊपर इतने सुंदर लग रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए और जो भी पहनो उसके साथ हमेशा ही कंफर्टेबल होना चाहिए और कॉन्फिडेंट लुक चेहरे पर होना चाहिए। तुम उन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि इन कपड़ों में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई लगी नहीं सकता। अनाहिता जानती थी और ऐसा नहीं था कि उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। इतने सालों तक अमेरिका में रहने की वजह से उसने ऐसे कई कपड़े पहने थे, लेकिन वह इस वक्त सिर्फ एक गांव की भोली भली लड़की होने का नाटक कर रही थी।
उसने जब हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखा तो हिमेश मल्होत्रा ने कहा, स्टाइलिश पर भरोसा करो, आजकल नया जमाना है, कपड़े बिल्कुल छोटे नहीं है, चलो बहुत लेट हो गया है। इतना कहकर वह आगे आगे चलने लगा और अनाहिता सर झुकाकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। अनीता की बातें सुनकर हिमेश मल्होत्रा को जो शक हो रहा था कि वह सीता की तरह बन जाएगी, वह पूरी तरह से गायब हो गया। वो लोग ठीक टाइम पर सिंघानिया ग्रुप्स पहुंच गए। सिंघानिया ग्रुप मुंबई शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी हुई एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। आसपास के सारा इलाका सिंघानिया ग्रुप के अंदर ही आता था। शोर कॉफी का पर्सन इंचार्ज पहले से ही रिसेप्शन पर उन लोगों का वेट कर रहा था। जब उसने अनाहिता की वीडियो देखी थी तभी से वह उससे इम्प्रेस हो गया था, लेकिन जब उसने रियल लाइफ में उसे देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुल गया। एक लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? परफेक्ट फीचर्स, परफेक्ट फिगर और उसके साथ साथ इतनी टैलेंटेड भी। अनाहिता के अलावा कोई और शोर कॉफी का एम्बेसडर होने के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला और हिमेश मल्होत्रा और अनाहिता के पास मुस्कुराते हुए आए और कहा, मैम सर मेरे साथ चलिए ऊपर। पर्सन इंचार्ज अनाहिता और हिमेश मल्होत्रा को 11th फ्लोर पर ले गया। रास्ते में जो भी अनाहिता को देख रहा था उसकी नजर एक पल के लिए उस पर ठहर जा रही थी। सब आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। 11th फ्लोर पर पहुंचकर पर्सन इंचार्ज उन दोनों को मीटिंग रूम में ले गए और कहा, प्लीज अपना दोनों वेट कीजिए, हमारी टीम आती ही होगी। हिमेश मल्होत्रा इतनी जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा, इट्स ऑल राइट, हमें कोई जल्दी नहीं है। मुस्कुराते हुए पर्सन इंचार्ज वहां से चला गया। सिंघानिया ग्रुप के हेडक्वार्टर में जाने की जरूरत नहीं थी। उसने एलिवेटेड लेकर बिल्डिंग के सबसे हाईएस्ट फ्लोर का बटन दबा दिया। उसके ऊपर पहुंचकर जैसे ही वह सीईओ के ऑफिस में जाने लगा तो असिस्टेंट जल्दी से सामने आई और उसे रोका, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आपको यहाँ क्या काम है? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? भले ही शोर कॉफी एक लार्ज स्केल का ग्लोबल प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर भी उसके पर्सन इंचार्ज को रुद्राक्ष से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी था। वो पर्सन इंचार्ज नया था, इसलिए उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह असिस्टेंट की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने जवाब दिया, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मगर सीईओ सर ने कहा था कि जब शोर कॉफी की नई ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ आ जाए तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। रुद्राक्ष की यह असिस्टेंट नहीं थी और लंदन से बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटी थी। उसके अलावा रुद्राक्ष ने खुद उसका इंटरव्यू लिया था, जिसकी वजह से उससे अपने आप पर बहुत घमंड था। जनरली जो लोग रुद्राक्ष से मिलने आते थे उनकी पोस्ट बहुत हाई होती थी। वह कैसे ऐसे ही किसी को रुद्राक्ष से मिलने दे सकती थी? उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके मैं समझ गई, मैं सीईओ से इस बारे में पूछूंगी जब मेरा काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर और आदमी खड़ा होकर आराम से इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसका सब्र जवाब देने लगा था। उसने एक बार फिर से कहा, मिस क्लाइंट नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्या आप अभी भी बिजी हैं? तो मैं खुद जाकर से उसे मिल सकता हूँ। उस असिस्टेंट ने गुस्से में कहा, क्लाइंट? रोज हजारों क्लाइंट सीईओ से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, क्या वह लोग इतने बड़े हैं कि इंतजार भी नहीं कर सकते? थोड़ी देर उस इंसान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। जब असिस्टेंट ने देखा कि सामने खड़े इंसान में सब्र बहुत है, तो आखिर में हार मानकर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने सीईओ के केबिन का दरवाजा नॉक किया। हेलो दोस्तों, आज हम कमेंट पढ़ रहे थे तो किसी मनदीप ने मैसेज किया कि हमारी कहानी माय गॉर्जियस वाइफ की कॉपी है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी उस कहानी को पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या सचमुच कहानी कॉपी लग रही है, क्योंकि हमने बहुत ढूंढा पर हमें ऐसी कोई कहानी मिली नहीं। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 21, अनाहिता की बेइज्जती। अब तक आपने सुना कि मायरा समर रायजादा की फिल्म के लिए ऑडिशन देने चली जाती है और उसके बाद अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के साथ सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी आती है, जहां रुद्राक्ष की असिस्टेंट शोर कॉफी के पर्सन इंचार्ज को रुद्राक्ष से मिलने से रोक देती है। अब आगे जैसे ही असिस्टेंट ने डोर नॉक किया, अंदर से एक भारी और गहरी आवाज आई, कम इन। यह आवाज सुनते ही असिस्टेंट के चेहरा तुरंत ही लाल हो गया। उसने अंदर जाने से पहले जल्दी से अपने बाल और मेकअप ठीक किए। सर, असिस्टेंट ने शर्माते हुए बड़े से डेस्क के पीछे बैठे रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की गहरी आंखें, परफेक्ट चेहरा काम करते वक्त उसके चेहरे पर सीरियस लुक और उसकी काम के लेकर सीरियसनेस किसी भी लड़की का दिल धड़काने के लिए काफी था। असिस्टेंट का भी दिल उसे देखकर बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह एक अमीर परिवार की लड़की थी, फिर भी उसने अपने सारे रिसोर्सेज और करोड़ों रुपए लगाकर इंटरव्यू का मौका हासिल किया था, सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष के लिए। बोलो, रुद्राक्ष ने बिना अपना सर उठाए अपने हाथ में पकड़ी फाइल के पेपर पलटते हुए कहा। असिस्टेंट ने अपना गला साफ किया और अपनी सबसे प्यारी और मीठी आवाज में कहा, सर, बाहर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा कि कोई एम्बेसडर आई हुई मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, अगर आप बिजी हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ।
असिस्टेंट ने अनाहिता के लेट आर्ट का वीडियो ऑनलाइन देखा था और वह जानती थी कि अनाहिता बहुत खूबसूरत है, तो वह किसी भी कीमत पर रुद्राक्ष को उससे मिलने नहीं दे सकती थी। इसीलिए वह जानबूझकर ऐसी चीज कर रही थी जिससे अनाहिता और रुद्राक्ष मिल ना पाए। अपनी बात खत्म करके असिस्टेंट वहां से जाने ही वाली थी, क्योंकि दिन में अगर 10 लोग रुद्राक्ष से मिलने के लिए बात करते हैं तो उनमें से 5 लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इतने छोटे मामले वह खुद हैंडल नहीं कर सकते, रुद्राक्ष को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा तो वह यहाँ है ही क्यों, उन्हें बदल दिया जाएगा। लेकिन तभी रुक जाओ, असिस्टेंट को अपने पीछे से रुद्राक्ष की गहरी और भारी आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट तुरंत रुक गई और उसने पीछे मुड़कर स्वीटली पूछा, सर, और कोई काम है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? लेकिन उसने सर उठाकर देखा तो रुद्राक्ष ऑलरेडी ठीक उसके सामने खड़ा था। जिस चेहरे के लिए वह हमेशा सपने देखती थी वह चेहरा उसे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह अपनी खुद की हार्ट बीट सुन सकती थी। रुद्राक्ष को सामने देखकर उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि क्या वह उसकी इतने करीब उसे किस करने वाला है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने अपना सर झुका लिया और बहुत हिम्मत करके कहा, मिस्टर सिंघानिया। असिस्टेंट ने रुद्राक्ष को बुलाने के लिए अपने सबसे प्यारी और मीठी आवाज का इस्तेमाल किया था और उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे रुद्राक्ष की कमर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह रुद्राक्ष को छुपाती, उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ में असहनीय दर्द होने लगा। असिस्टेंट का पूरा चेहरा दर्द के मारे पीला पड़ गया। वह हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। सर, तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। उसकी नजरें डार्क और कोल्ड थी, जिससे देखते ही उस असिस्टेंट की रूह कांप गई। दर्द के मारे असिस्टेंट का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसके हाथ की हड्डी टूट जाएगी। सर, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन रुद्राक्ष को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने असिस्टेंट का हाथ जोर से झटक दिया जैसे वह कोई कचरा हो और फिर कोल्डली कहा, तुमने अपनी हद पार कर दी। असिस्टेंट के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और खुद पर शर्म भी आ रही थी। उसे सोच कैसे लिया कि रुद्राक्ष को उस जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट होगा, जबकि उसने कभी उसे नजर उठाकर देखा भी नहीं था। इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, मैं आपको लोगों को बता देती हूँ कि एयरपोर्ट पर जो असिस्टेंट रुद्राक्ष के साथ था वह कोई और था और यह लड़की कोई और है। वो असिस्टेंट अभी बस एक ही दुआ मांग रही थी कि इसी वक्त धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन तभी उसे कुछ आइडिया आया और उसने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं खुद को गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट ढूंढ रही थी। और आप? वह इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसकी पूरी बातों को इग्नोर किया और कहा, कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रही थी तुम अभी? जब रुद्राक्ष ने यह सवाल किया तो असिस्टेंट को लगा कि रुद्राक्ष को उसकी बातों पर भरोसा हो गया है, इसलिए उसने एक राहत की सांस ली और सच सच जवाब दिया, वह शोर कॉफी किप प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे घुरा और पूछा, और वह कितनी देर से बाहर इंतजार कर रहा है? सर, 20 मिनट से। 20 मिनट? वह 20 मिनट से इंतजार कर रहा है और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं? वह इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, अपना एक्सप्लेनेशन बचा कर रखो, सीधा HR डिपार्टमेंट में जाओ और अपनी सैलरी सेटल कर लो, तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात सुनते ही उस असिस्टेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे लगा था कि वह बच गई। उसने रुद्राक्ष को परेशान किया लेकिन बहाना बना दिया तो उस रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब रुद्राक्ष उसे फायर कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 20 मिनट तक एक प्रोजेक्ट मैनेजर को वेट करवाया। इससे पहले असिस्टेंट को पता चलता पहले ही वह ऑफिस के बाहर जा चुका था। रुद्राक्ष जाते ही उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। इस वक्त उसे अपनी सोच और घमंड के ऊपर बहुत रिग्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से उसने इतनी अच्छी और हाई सैलरी वाली जॉब खो दी। लेकिन अब गलती हो जाने के बाद उस पर रोने का कोई फायदा नहीं था। उसने खुद को संभाला और बाहर चली गई। 11th फ्लोर पर अनाहिता और हिमेश मल्होत्रा लगभग आधे घंटे से मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे, लेकिन सिंघानिया ग्रुप का कोई भी आदमी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर पहले कोई उनके लिए स्नैक्स और कॉफी लेकर आया था। हिमेश मल्होत्रा ने उससे भी पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था हिमेश मल्होत्रा बेचैन होता जा रहा था। क्या सिंघानिया ग्रुप को पता चल गया कि अनाहिता गांव से है और वह अब अनीता के साथ प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहते क्योंकि वह एम्बेसडर की इमेज के लिए फिट नहीं होगी? यही सोचकर हिमेश मल्होत्रा खड़ा हो गया। उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, उन्हें सिर्फ सिंघानिया ग्रुप का एक स्टेम चाहिए था और एम्बेसडर वाली डील पूरी हो जाएगी। वह किसी भी कीमत पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक खो नहीं सकता था। हिमेश मल्होत्रा ने घुर कर अनाहिता को देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि अब अनाहिता बेकार है, वो किसी काम की नहीं। हिमेश मल्होत्रा ने कोल्डली पूछा, तुम्हारा एजुकेशन लेवल क्या है? क्या तुमने हाई स्कूल भी पास किया है?
हिमेश मल्होत्रा के सवाल पर अनाहिता कोई कहानी बनाकर उसे सुनाने ही वाली थी। उसे पहले ही किसी ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला। उन दोनों ने एक साथ दरवाजे पर देखा। रुद्राक्ष के पीछे सिंघानिया ग्रुप के तकरीबन 10 हायर मेंबर्स अंदर आए। वहां खड़े सभी लोग बिजनेस के दुनिया में जाने माने नाम थे। उन सबको देखकर हिमेश मल्होत्रा हैरान हो गया और थोड़ा बहुत पैनिक भी करने लगा। हिमेश मल्होत्रा ने हक लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको लगता है कि मेरी बेटी का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत कम है इसलिए वह आपके साथ काम नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो मैं किसी की मदद से उसकी पढ़ाई पूरी करवा सकता हूँ, भले ही वह मंदबुद्धि और डरपोक है। अभी हम उसे अच्छे से सब कुछ सिखा देंगे। मुझे लगता है कि हम कॉलेज रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो पैसे कम कर सकते हैं। मंदबुद्धि और डरपोक, यह दोनों शब्द सुनते ही रुद्राक्ष की आंखों में हैरानी दिखाई देने लगी और वह मन ही मन हंसने लगा। क्योंकि अगर अनाहिता मंदबुद्धि और डरपोक है तो दुनिया में सारे बहादुर और समझदार लोग मंदबुद्धि और डरपोक ही कहलाएंगे। क्या वह सच में अनाहिता के बारे में बात कर रहा है? ऐसा लगता है कि हिमेश मल्होत्रा खुद अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता। रुद्राक्ष ने अनाहिता के बारे में जो इन्फॉर्मेशन करवाई थी उसके अकॉर्डिंग अनाहिता के पिछले जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अगर उसने यह सारी बातें जानबूझकर छुपाई थी तो उसे समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि अभी तक रुद्राक्ष भी इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं था कि अनाहिता किस तरह की इंसान है। हिमेश मल्होत्रा को डायरेक्टली रुद्राक्ष को देखने में डर लग रहा था, लेकिन जब उसने रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल देखी तो उसे लगा कि जो भी उसने सोचा था वह बिल्कुल ठीक सोचा था। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मेरी बेटी बहुत ईमानदार और मेहनती है। वह आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट करेंगी। आप प्लीज एक बार उसे एक मौका देकर देखिए। अपनी बात खत्म करके वह अनाहिता की तरफ मुड़ा और उसने कमांड देते हुए कहा, अनाहिता सामने आओ और अपने घुटनों के बल बैठकर मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगो। अपने घुटनों के बल बैठो। अनाहिता को लगने लगा था कि अब वह समझ गई है कि हिमेश मल्होत्रा किस हद तक गिर सकता है, लेकिन आज हिमेश मल्होत्रा ने यह बात बोलकर अनाहिता को गलत साबित कर दिया। हिमेश मल्होत्रा और नीचे गिर सकता है। हिमेश मल्होत्रा ने जब देखा कि अनाहिता भी वही खड़ी है और अपनी जगह से नहीं हिल रही तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी भी वहीं क्यों खड़ी हो? बदतमीज लड़की, यहाँ आओ अभी। उसने अनाहिता को किसी भी तरह की कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। अनाहिता ने अपने होंठ काट लिए। वह अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बेइज्जत महसूस कर रही थी। वह आज तक किसी के सामने नहीं झुकी और ना ही किसी के सामने झुकेगी, लेकिन बात अगर सच पता लगाकर उसके मौम का बदला लेने की हो तो वह कुछ भी करेगी। बहुत हिम्मत करके अनाहिता आगे आई। जैसे ही वह उन सब के सामने आई, अचानक से रुद्राक्ष ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस मल्होत्रा से हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमारे हिसाब से तो उनके अलावा कोई और इस कॉफी ब्रांड का एम्बेसडर हो ही नहीं सकता। वह इस रोल के लिए परफेक्ट है। हम बस उनके साथ कुछ छोटी मोटी डिटेल्स वेरीफाई करना चाहते हैं। फिर से अनाहिता तो हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही कोल्ड और डार्क थे, जैसे वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। क्या वह गुस्सा है? मगर क्यों? यही सवाल अनाहिता के दिमाग में आया। हिमेश मल्होत्रा ने सुना कि सिंघानिया ग्रुप उनके साथ कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं करने वाला और अनाहिता कॉफी ब्रांड की एम्बेसडर बनेगी। तब जाकर उसने कहीं राहत की सांस ली और अनाहिता की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है माहिरा बेटा, जल्दी से मिस्टर सिंघानिया को थैंक यू बोलो। उसकी इस बात पर अनाहिता ने उसे घूर कर देखा, लेकिन हिमेश मल्होत्रा ने उसे नहीं देखा क्योंकि वह रुद्राक्ष की तरफ देख रहा था। हिमेश मल्होत्रा उसे माहिरा बुलाता है जब वह काम की हो, लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं तो कोई काम की नहीं तो वह उसे अनाहिता बुलाता है और उससे बदतमीजी से बात करता है। कितना दोगला इंसान है। लेकिन अनाहिता ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और बहुत ही मुश्किल से कहा, थैंक यू। तभी रुद्राक्ष ने कहा, नो प्रॉब्लम, बल्कि हमें थैंक्स कहना चाहिए मिस मल्होत्रा को हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। फिर उसने हिमेश मल्होत्रा से कहा, मैं मिस मल्होत्रा के साथ कोलैबोरेशन की डिटेल के बारे में प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे स्टाफ के साथ जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए दूसरे रूम में। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना टाइम लीजिए। इतना कहकर हिमेश मल्होत्रा मुस्कुराते हुए स्टाफ के पीछे पीछे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दूसरे रूम में चला गया। सब लोगों के जाने के बाद उसमें मीटिंग रूम में सिर्फ अनाहिता और रुद्राक्ष ही बचे थे। अनाहिता ने अपने होंठ काटे और चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी मेरे डैड के बिहेवियर के लिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उसकी बात सुनकर अनाहिता ने उसकी तरफ देखा। वह अभी भी बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हंसी या फिर व्यंग नहीं था। इसका मतलब रुद्रा ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। रुद्राक्ष ने उसके डिग्निटी और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की आज। अनाहिता ने फिर से एक बार कहा, थैंक यू। रुद्राक्ष ने उसके पीछे की कुर्सी पर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें थैंक यू और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, कहकर अनाहिता ने चेयर खींची और बैठ गई।
रुद्राक्ष रही भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। दोनों इस वक्त बिल्कुल आमने सामने और करीब बैठे हुए थे। तभी रुद्राक्ष ने वही रखी एक बैंक से कॉन्टेक्ट निकाला और कहा, हमारे लिए श्योर कॉफी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इस साल का। कल से हम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन शुरू कर देंगे। तुम्हारे शूटिंग का टास्क थोड़ा टाइट होगा कुछ दिनों तक। यह तुम्हारा शेड्यूल है, इसके लिए देख लो। कहकर रुद्राक्ष ने एक पेपर उसके सामने बढ़ा दिया। अनाहिता ने एक नज़र उस बिजी शेड्यूल को देखा। शूटिंग टास्क के अलावा भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि लाइव स्ट्रीम, कई सारे इवेंट में जाकर रिबन कट करना, मीडिया इवेंट्स और भी बहुत कुछ। यह सब देखने के बाद अनाहिता ने एक गहरी सांस छोड़ी और हाँ में सर हिलाकर कहा, ऑल राइट, मैं आप लोगों के साथ कॉर्पोरेट करूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी। 1 मिनट की चुप्पी के बाद रुद्राक्ष ने कहा, मुझे लगा कि तुम हमारी कंपनी के लिए एम्बेसडर नहीं बनना चाहती थी। अब क्या हुआ जो तुम्हारा माइंड चेंज हो गया? अनाहिता ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, मगर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने इस बात के लिए हामी भरी है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ऑल राइट, रुद्राक्ष खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरी टीम जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट के सारे काम कर देगी। तुम आज घर जाओ और आराम करो। कल से तुम्हारे लिए एक टीम अरेंज कर दी जाएगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुमने बता सकती हो। थैंक यू, अनाहिता ने खड़े होते हुए कहा। रुद्राक्ष उसे डाउटफुल नजरों से देख रहा था। तभी अचानक से उसने पूछा, क्या हिमेश मल्होत्रा सचमुच तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है? उसका यह सवाल सुनकर अनाहिता हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या? माना कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, मगर यह सच था कि उसकी माँ की हिमेश मल्होत्रा से शादी हुई थी। अगर वह उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो और कौन हो सकता है? रुद्राक्ष ने फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह नहीं हो। अनाहिता चुप रही। हिमेश मल्होत्रा सचमुच लुक और पर्सनालिटी में उससे बिल्कुल उल्टा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हिमेश मल्होत्रा उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हो सकता। लेकिन जब रुद्राक्ष ने इस बात का जिक्र किया तो उसके दिमाग में भी यह शक घर कर गया। अनाहिता चुपचाप मीटिंग रूम से बाहर चली गई। रुद्राक्ष भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। हिमेश मल्होत्रा ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को इस तरह गले लगाया हुआ था जैसे वह उसका बच्चा हो। चलिए, मैं आप लोगों को नीचे तक छोड़ आता हूँ, रुद्राक्ष ने अपने हाथ से रास्ता दिखाते हुए कहा। तो हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमें नीचे छोड़ने जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, हम आपको इतना परेशान नहीं कर सकते। रुद्राक्ष ने बिना अपना एक्सप्रेशन चेंज किए हुए ही कहा, यह प्रोजेक्ट सिंघानिया ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस सारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद पर्सनली देख रहा हूँ। रुद्राक्ष के पीछे खड़ा प्रश्न इंचार्ज रुद्राक्ष की बात सुनकर हैरान हो गया। सिंघानिया ग्रुप के और प्रोजेक्ट के मुकाबले श्योर कॉफी का प्रसिद्ध कुछ भी नहीं था। उसकी तुलना बाकी प्रोजेक्ट से कैसे की जा सकती? तभी उसकी नजर रुद्राक्ष के सामने खड़ी अनाहिता पर गई और फिर रुद्राक्ष पर, जो अनाहिता को ही देख रहा था। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह दोनों को ऐसे देखने लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल गया हो। लास्ट में रुद्राक्ष अनाहिता और हिमेश मल्होत्रा को छोड़ने नीचे तक आया और उन्होंने को छोड़ने के बाद वापस वहां से चला गया और अनाहिता और हिमेश मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। प्लीज दोस्तों कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कहानी नहीं भी पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइए।